नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ नई कहानी के साथ। मेरे देवर की शादी में सिर्फ 7 दिन बाकी थे जब मेरी सास ने पूरे परिवार के सामने एक ऐसी बात कह दी जिसने 8 साल से चली आ रही मेरी चुप्पी को हमेशा के लिए बदल दिया। रात के खाने के बाद सब लोग बैठक में बैठे थे। मेरा देवर रोहित अपनी होने वाली पत्नी काव्या से फोन पर बात कर रहा था और सास उसके लिए शादी के कपड़ों की सूची बना रही थी। अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, संध्या तुम दोनों ऊपर वाला कमरा खाली कर दो। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों माँ? वह मुस्कुराई और बोले, अब रोहित की शादी हो रही है, नई बहू आएगी तो उसे अलग कमरा चाहिए। तुम दोनों नीचे वाले स्टोर रूम में चले जाना। थोड़ा छोटा है लेकिन तुम दोनों तो समझदार हो, एडजस्ट कर लोगे। कमरे में कुछ पल के लिए फिर सन्नाटा छा गया। मैंने अपने पति निखिल की तरफ देखा। उसने सिर झुका लिया। वही निखिल जो पिछले 8 सालों में हर छोटी बड़ी बात पर अपने परिवार के लिए मेरे सामने खड़ा होता था, आज अपनी ही माँ के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने धीरे से कहा, माँ लेकिन ऊपर का कमरा तो हमने अपने पैसों से बनवाया था। सास हंस पड़ी, अरे तो क्या हुआ, घर हमारा है, तुमने खर्च किया तो घर के लिए ही किया ना, उसका हिसाब थोड़े ही रखोगी। मेरी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। 8 साल पहले की एक बात अचानक याद आ गई। जब मैं इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी तब ऊपर का कमरा किसी कबाड़ खाने से कम नहीं था। छत से पानी टपकता था, दीवारों पर सीलन थी, खिड़की टूटी हुई थी और अलमारी में दीमक लगी थी। तब सास ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, बेटी अभी घर की हालत थोड़ी खराब है, तुम दोनों नौकरी करते हो, धीरे धीरे इसे ठीक कर लेना, आखिर आगे चलकर यही घर तो तुम्हारा है। मैंने उस बात पर भरोसा कर लिया था। मैंने अपनी शादी के गहनों में से एक कंगन बेच दिया था। निखिल ने अपनी बरसों की बचत लगा दी थी। हमने करीब 14 लाख रुपए लगाकर उस कमरे को अपने छोटे से संसार में बदल दिया था। वही हमारी पहली सुबह थी, वही पहली दिवाली मनाई गई थी, वही मैंने निखिल के बेरोजगार दिनों में उसका हौसला बढ़ाया था और वहीं बैठकर हमने अपने भविष्य के सपने देखे थे। लेकिन आज उसी कमरे से हमें निकाल दिया गया था। मैंने सास से कोई बहस नहीं की। मैं चुपचाप उठी, कमरे में गई, अलमारी से चाबी निकाली और उनके हाथ पर रख दी। मैंने कहा, ठीक है माँ, शादी का घर है, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहती। निखिल मेरी तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में शर्म थी, लेकिन मैंने पहली बार उससे भी कुछ नहीं कहा। उस रात हम दोनों बहुत देर तक चुप बैठे रहे। आखिर मैंने धीरे से पूछा, निखिल तुम्हें बुरा नहीं लगा? वह काफी देर तक चुप रहा, फिर बोला, बहुत लगा है संध्या, लेकिन मैं माँ है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, माँ है इसलिए क्या हम हमेशा छोटे ही रहेंगे? वह कोई जवाब नहीं दे पाया। अगले दिन से हमने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। लेकिन उसी दिन मैंने एक और फैसला लिया। मैंने अपनी कंपनी के एचआर को फ़ोन किया। मेरी कंपनी पिछले कई महीनों से मुझे पुणे ट्रांसफ़र का विकल्प दे रही थी, लेकिन मैं परिवार की वजह से हर बार मना कर देती थी। मैंने फ़ोन पर कहा, मैं ट्रांसफ़र के लिए तैयार हूँ। निखिल ने यह सुना तो पूछा, तुम सच में जाना चाहती हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं घर छोड़कर नहीं जा रही निखिल, मैं अपना सामान वापस लेने जा रही हूँ। शादी वाले दिन तक हमने अपना सामान स्टोर रूम में रख दिया। रोहित की शादी धूमधाम से हुई। सास बहुत खुश थी। नई बहू काव्या को ऊपर का कमरा दिखाते हुए उन्होंने गर्व से कहा, देखो काव्या, अब यह तुम्हारा कमरा है। काव्या ने कमरे को ध्यान से देखा, फिर अचानक उसकी नज़र कमरे में रखे नए फर्नीचर और सजावट पर गई। उसने पूछा, माँ यह सब इतना नया कैसे है? सास ने सहजता से कहा, संध्या और निखिल ने करवाया था। काव्या कुछ पल चुप रही। शायद उस समय उसे समझ नहीं आया कि जिस कमरे की चमक उसे इतनी अच्छी लग रही थी, उसकी नींव में किसी और के 8 साल के सपने दबे थे। शादी के 3 दिन बाद मैं और निखिल पुणे चले गए। हमने किराए का एक छोटा सा फ्लैट लिया। मैंने अपनी नौकरी संभाली और निखिल ने भी नई कंपनी ज्वाइन कर ली। पहली बार जिंदगी हमारे अपने फैसलों पर चलने लगी। शुरुआत मुश्किल थी लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। अब हमें हर फैसले के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ पुराने घर में धीरे धीरे हालात बदलने लगे। रोहित की नौकरी चली गई। उसने नया बिजनेस शुरू करने के लिए माँ से पैसे मांगे। पिता हरिशंकर जी की पेंशन बहुत कम थी। सास ने निखिल को फोन किया, बेटा अगर थोड़ा पैसा भेज देता तो रोहित का काम शुरू हो जाता। निखिल ने मेरी तरफ देखा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फ़ोन पर बस इतना कहा, माँ इस बार रोहित को खुद खड़ा होना होगा। फ़ोन कट गया। कुछ महीने बाद घर में एक और बड़ी मुसीबत आ गई। हरिशंकर जी को अचानक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इलाज लंबा चलना था। सास ने फिर निखिल को फ़ोन किया। इस बार उनकी आवाज़ काँप रही थी, बेटा तुम्हारे पापा की हालत ठीक नहीं है।
निखिल तुरंत मेरे पास आया। हमने उसी रात दिल्ली जाने का फैसला किया। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि इलाज के लिए काफ़ी बड़ी रकम की ज़रूरत थी। निखिल परेशान होकर बिल देख रहा था। तभी मैंने अपने बैग से एक फ़ाइल निकाली और पूछा, कितने पैसे चाहिए? निखिल ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। संध्या, तुम क्या करोगी? मैंने कहा, जो हमेशा किया है, परिवार को संभालेंगे। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें भर आईं। हमने अपनी जमा पूंजी से इलाज का इंतजाम किया। कुछ दिनों बाद हरिशंकर जी की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक शाम सास मेरे सामने आकर बैठी। काफी देर तक वह कुछ बोल नहीं पाई। फिर अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं चुप रही। उन्होंने रोते हुए कहा, मैंने तुझे कभी बहू से ज्यादा समझा ही नहीं। हमेशा लगा बड़ा बेटा है तो उसकी जिम्मेदारी है, और छोटा बेटा है तो उसे सहारे की जरूरत है। मैंने धीरे से कहा, माँ, मुझे कमरे से निकाले जाने का दुख नहीं था। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने आगे कहा, दुख इस बात का था कि आपने 8 साल तक हमारी जिम्मेदारियों को कभी परिवार का हिस्सा समझा ही नहीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन इस बार मैं भी कुछ नहीं बोली। कुछ महीनों बाद मेरी कंपनी ने मुझे प्रमोशन दिया। निखिल का काम भी अच्छा चलने लगा। हमने तय किया कि अब किराए के घर में नहीं रहेंगे। हमने अपनी सारी बचत और निवेश मिलाकर दिल्ली के बाहर अपना एक खूबसूरत घर खरीद लिया। घर बड़ा था, लेकिन सबसे बड़ा कमरा हमने अपने लिए रखा। नीचे एक सुंदर पूजा का कमरा बनाया गया। एक कमरा हरिशंकर जी के लिए रखा और एक कमरा सास के लिए। निखिल ने घर सजाते हुए कहा, संध्या, इस घर में किसी को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वह मेहमान है। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद यही हमारा अपना घर होने का मतलब है। एक शाम दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी सास और ससुर खड़े थे। दोनों के चेहरे पर झिझक थी। उनके पीछे रोहित और काव्या भी खड़े थे। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले सास ने धीमी आवाज में पूछा, संध्या, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मैंने बिना कुछ कहे दरवाजा पूरा खोल दिया। वे अंदर आए। सास ने पूरे घर को देखा। उनकी नजर दीवारों पर, पूजा के कमरे पर, और फिर उस कमरे पर गई जो उनके लिए तैयार किया गया था। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, इतना बड़ा घर है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि बड़ा घर दीवारों से नहीं बनता। मैं चुप रही। उन्होंने मेरी तरफ हाथ जोड़ दिए। हमने तुम्हें घर से निकालते समय सोचा था कि हम अपना अधिकार बचा रहे हैं। उनकी आवाज़ भर्रा गई। लेकिन उस दिन हमने घर नहीं, अपना सबसे बड़ा सहारा बाहर कर दिया था। मेरी आंखें भी नम हो गईं। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ, घर आपका भी है। उन्होंने रोते हुए कहा, लेकिन इस बार मुझे ऊपर वाला कमरा नहीं चाहिए बेटी। मैंने पूछा, तो क्या चाहिए? उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बस अपने परिवार में एक जगह चाहिए। निखिल पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसने आगे बढ़कर अपनी माँ के पैर छू लिए। हरिशंकर जी की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने निखिल को गले लगा लिया। रोहित भी आगे आया। उसकी आंखों में शर्म थी। उसने संध्या से कहा, भाभी, उस दिन मैं भी कुछ नहीं बोल पाया था। मुझे लगा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब समझ आया कि किसी की मेहनत और त्याग को अपना अधिकार समझ लेना कितनी बड़ी गलती है। काव्या ने भी संध्या का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, जिस कमरे को मैंने अपना समझकर खुशी मनाई थी, अब समझ आ रहा है कि वह किसी और के सपनों से बना था। मुझे माफ कर दीजिए। संध्या ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गलती समझ में आ जाए तो रिश्ते बचाए जा सकते हैं। उस दिन घर में पहली बार कोई ऊंची आवाज नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ उन रिश्तों की आवाज थी जिन्हें अहंकार ने कभी दबा दिया था। रात को सास संध्या के पास आई और बोली, बेटी, उस दिन जब मैंने तुम्हें कमरे से निकाला था, मुझे लगा था कि घर पर मेरा अधिकार है। आज समझ आया कि घर पर अधिकार दीवारों से नहीं, रिश्तों से बनता है। संध्या ने कहा, माँ, कभी कभी जिंदगी हमें बहुत देर से समझाती है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ हमारे साथ रह रहा है। सास ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू उस दिन घर से निकली थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि तू अपने साथ हमारा पूरा परिवार लेके गई थी, और आज वापस भी वही परिवार लेकर आई है। संध्या मुस्कुरा दी। उसने मन ही मन सोचा कि 8 साल पहले उसने एक कमरा बनाया था, लेकिन उस कमरे से निकाले जाने के बाद उसने अपना पूरा जीवन बना लिया था। जिस घर को वह अपना संसार समझती थी, उससे बाहर निकलना उसके लिए उस समय बहुत बड़ा अपमान था। लेकिन बड़ी घटना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। उसने अपना आत्मसम्मान बचाया, अपने पति के साथ खड़ी रही और बिना किसी बदले की भावना के अपने रिश्तों को फिर से एक मौका दिया। आज उसके पास पहले से कहीं बड़ा घर था, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उस घर में किसी को अपना अधिकार साबित करने की जरूरत नहीं थी। वहाँ रिश्ते प्यार से निभाए जाते थे। कभी कभी इंसान की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझिए दोस्तों। जो व्यक्ति सालों तक आपके लिए त्याग करता है, वह अगर एक दिन चुपचाप पीछे हट जाए तो शायद वह हार नहीं रहा होता, बल्कि खुद को बचा रहा होता है। घर ईंटों और कमरों से नहीं बनता,
घर उन रिश्तों से बनता है जहाँ हर व्यक्ति को सम्मान और अपनापन मिले। किसी के त्याग को अपना अधिकार समझने से पहले यह जरूर सोचिए कि अगर वह इंसान एक दिन आपके जीवन से दूर हो गया तो क्या आपका घर सच में घर रह जाएगा। रिश्तों में सम्मान दीजिए, क्योंकि जिस दिन सम्मान खत्म होता है दोस्तों, उसी दिन रिश्तों की नींव कमजोर होने लगती है। ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।